वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर मन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपना करंट नाम का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स अपने पढ़ लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और जितने चैप्टर्स जितने टॉपिक्स हमने करंट नाम के चैप्टर में कराए हैं वो सारे आप कर लीजिए। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, उस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिस्टेंस के बारे में। इसको हिंदी से बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोधक। तो पहले इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ current is called resistance। मतलब कि इसका अगर हम हिंदी देखें तो इसका मतलब ये होता है कि धारा के बहने में, जब धारा किसी भी चालक में बह रही होती है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही होती है, तो उसके फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, यानी जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, यानी प्रतिरोधक बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होता है किसी भी चालक के द्वारा, धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आप लोग को, R बराबर हमने जब ओम्स का नियम पढ़ा था तो V इज इक्वल टू आई आर था। तो R बराबर हमारे पास क्या आया था? V बाय आई आया था। ये आपने पढ़ रखा है। इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें बच्चों तो वो होती है ओम होती है। ये भी आपको पता है, आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? हमारे पास ओम होती है। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो आपको पता है R बराबर हमारे पास V को हम लिख सकते हैं W अपॉन Q, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि V का जगह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, उसकी जगह हम लिख सकते हैं कि W अपॉन Q, और वर्क की जगह हम बच्चों लिख सकते हैं F डॉट S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अपॉन Q को नीचे ला दिया और I नीचे। अब फोर्स जो होता है उसे हम मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब कि द्रव्यमान गुणे जो हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है वो, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ही सही, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ही सही। अपॉन नीचे हमारे पास Q हो गया और I हो गया। अगर हम ऊपर वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो MLT के फॉर्म में अगर हम ऊपर वाले को लिखते हैं तो मास हमारे पास 1 है, और एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर और आ जाएगा, तो मीटर ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको मीटर से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर बन रहा है, लंबाई का स्क्वायर बन रहा है। और टाइम जो है वो सेकंड का स्क्वायर नीचे साइड है तो उधर -2 हो जाएगा। ये हमारा ऊपर वाले का आ गया, फोर्स वर्क का आ गया। फिर अगर हम चार्ज का देखें बच्चों तो चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू, हम उसे IT से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं। तो हम इसे एम्पियर का 1 और T की पावर का 1 बोल सकते हैं। तो ये एम्पियर का 1 हो गया और T की पावर 1 हो गया। और अगर हम बात करें ये I है, I मतलब होता है एम्पियर की पावर 1, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एम्पियर की पावर 2 कर सकते हैं। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो M की पावर 1 है ही सही, L की पावर 2 है ही सही, और T की पावर हम अगर देखें तो ये नीचे 1 और है, तो ये वाला 1 भी ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो ऊपर साइड हमारे पास -3 हो जाएगा, और A की पावर भी हमारे पास -2 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, यानी विमीय सूत्र आ गया। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये हमारा क्या आ गया? विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप किस फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे? R बराबर V अपॉन I, जो हमने पढ़ रखा है ओम्स का नियम वाला, उसी की मदद से देखो हमने पहले इसको ये लिखा, फिर W को ये लिखा, फिर फोर्स को हमने ये लिखा 2 भागों में। ये चीजें आपको बहुत कई बार कराई जा चुकी हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है, और A बराबर क्या होता है हमारे पास, ये भी आपको कराया जा चुका है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन सेकंड होता है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा, और नीचे सेकंड था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का। ये सारी चीजें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत पहले सिखाया गया और हर लेक्चर में हम डिस्कस भी करते हैं। मान लीजिए कभी मैं किसी का भूल गया डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आएगा नहीं, किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है पेपर में, इसीलिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या? रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधक। धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होती है उसी क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना।
जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रेसिस्टेंस के बाद आता है रेसिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोधक, ठीक है। और पेपर में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है कि भैया डिफरेंस बिटवीन बता दीजिए, तो वो भी चीजें हम अभी देख लेंगे। तो पहले उसके पहले देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला वगैरह क्या आ रहा होता है। तो रेसिस्टिविटी टॉपिक डाल लीजिए, रेसिस्टिविटी को हिंदी से बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट तो स्पेसिफिक वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। हिंदी से क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कि जो रेसिस्टेंस होता है बच्चों, रेसिस्टेंस होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं लिखवाता नहीं हूं, चलिए रेसिस्टेंस लिखवा देता हूं। चलिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये 10वीं क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, जो फॉर्मूला अभी यहाँ पे हम डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है। तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक की कितनी लंबाई है इस चीज पर हमारा प्रतिरोधक निर्भर करता है। और अगर हम बात करें दूसरी इक्वेशन की बात करें तो जो रेसिस्टेंस होता है हमारा वो किसके और एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि क्षेत्रफल कितना है, सॉरी क्षेत्रफल के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है हमारे पास लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के विद क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वल टू, जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एल ऊपर है और ए नीचे है। फिर आपको पता है फिजिक्स में जब भी हम इसे हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बच्चों उसका नाम होता है रो होता है। क्या नाम होता है उसका? ऐसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं, देखो थोड़ा सा ये ऐसे, देखो पी टाइप का होता है पर पी नहीं होता है, ये देखो पी टाइप का है बट इट इज नॉट अ पी, तो इसे रो पढ़ते हैं ना, RHO रो पढ़ते हैं ना, तो ये रो पढ़ा जाता है और इसी को बोलते हैं, यहीं से हमारे पास ये शुरू होता है, इसी को बोलते हैं, अभी बताते हैं। चलिए, ये हमारे पास क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ये रेसिस्टिविटी निकालने का हम तरीका सीख रहे हैं कि भैया प्रतिरोधकता कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले एक चीज मैं बता दूं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। याद कर लीजिए कि रेसिस्टेंस का क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। रेसिस्टेंस का आपने एक ओम्स के नियम के अनुसार V/I देखा, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρL/A। ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास लेंथ और एरिया में कुछ वेरिएशंस कर रहा होगा और हमसे न्यूमेरिकल पूछ रहा होगा। कई बार न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है, बोर्ड पेपर्स में, और इस साल भी आने के चांसेस हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में जब हम कर रहे होंगे तब हम डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पे हम लंबाई को चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे और फिर बोलेंगे रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस क्या बनेगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ρL/A होता है। क्या होता है? ρL/A। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप बच्चों यहां से रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो की वैल्यू एरिया को इधर भेज दोगे तो क्या बनेगा, RA/L बनेगा। क्या बनेगा? RA/L बनेगा। तो यही हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की अगर हम परिभाषा लिखेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो आप ये बोलिए, जब भी आपको किसी की परिभाषा लिखनी होती है तो आप एक काम करिए कि हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक काम ये कर रहे हैं कि रो बराबर हमारे पास RA/L लिखा हुआ है, तो लंबाई को हम 1 मीटर ले लेते हैं और एरिया जो है उसे हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर लंबाई को हमने 1 मीटर ले लिया और एरिया को हमने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो बताओ रो बराबर रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से हमारे पास रो बराबर रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला जो रो आता है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि यह विशिष्ट प्रतिरोधक जो होता है, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट प्रतिरोधक। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोधक की परिभाषा लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिख सकते हो कि इट इज द रेसिस्टेंस, यह प्रतिरोधक ही है। इट इज द रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ कंडक्टर।
क्या परिभाषा हमने लिखा बच्चों कि विशिष्ट प्रतिरोधक जो होता है वह एक प्रतिरोधक ही होता है। और वो कब प्रतिरोधक हो, कौन सा वाला प्रतिरोधक है चालक का, जब हमारे पास लंबाई 1 मीटर हो और एरिया जो हो 1 मीटर का स्क्वायर हो। तो पेपर में यदि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है तो आप बकायदे पहले ये लिखिएगा कि रेसिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फॉर्मूला डिराइव करिएगा। फिर रो का फॉर्मूला ऐसे लिख दीजिएगा कि रो बराबर RA/L होता है। और फिर ये लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जब आप RA/L लिख लीजिएगा तब उसको लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि लेंथ को 1 मीटर रख दीजिएगा और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख दीजिएगा। तो जो हमारे पास रो बराबर R आएगा, तो हमने क्या लिखा देखो, इट इज द रेसिस्टेंस, ये एक प्रतिरोधक ही है। जो विशिष्ट प्रतिरोधक होता है वह एक प्रतिरोधक ही होता है, लेकिन कब का, यूनिट लेंथ होती है। कैसी लेंथ होती है, यूनिट लेंथ होती है। और एरिया कैसी होती है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। देखो यूनिट मतलब होता है इकाई लंबाई, इकाई लंबाई। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधक वह प्रतिरोध चालक, विशिष्ट प्रतिरोधक चालक का वह प्रतिरोधक होता है जिसमें चालक की लंबाई 1 मीटर होती है तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोधक हो गया। अब बच्चों पेपर में जैसे हमने बताया आपको प्रतिरोधक, जो हमने रेसिस्टेंस का देखा, आपने रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट निकाली अभी थोड़ी देर पहले, ओम होती है। और प्रतिरोधक की एसआई यूनिट ओम होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने निकाला था। अब यहाँ पे हम रो की बात करें, रो जो होता है हमारे पास RA/L होता है। अगर हम रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट देखें तो वो होती है बच्चों ओम होती है। एरिया की देखें तो मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी मीटर होती है, तो मीटर से मीटर समाप्त हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कि रो जो होता है हमारे पास स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। पेपर में आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इसका जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। मैं कंसेप्ट बताता हूं कैसे निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने रेसिस्टेंस का निकाला था, आप रेसिस्टेंस का उसमें मल्टीप्लाई कर रेसिस्टेंस का निकाला था, जिस प्रकार से रेसिस्टेंस का निकाला था वो निकाल लिया हमने। और एरिया और लेंथ है, तो एरिया मीटर का स्क्वायर होता है और ये मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, तो ऊपर मीटर बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेसिस्टेंस वाला था उसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गई है मीटर। तो आप निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोधक वाला पार्ट भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक्स देखे, रेसिस्टेंस देखा और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने अभी ये पढ़ा, अब हम एक काम करते हैं ना, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों, उनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ये पेपर में, बोर्ड परीक्षा में आपको कई बार पूछा जा चुका है, तो मतलब याद रखना बच्चों को, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो, उनमें ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप डाल लीजिए टॉपिक रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बीच में हम क्या करने वाले हैं। रेसिस्टेंस जो होता है हमारे पास, एक साइड रेसिस्टेंस लिख लीजिए और एक साइड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिख लीजिए कि हम भैया इनके बीच में अब आपको डिफरेंस जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस, हमेशा उनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो रेसिस्टेंस की परिभाषा हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, द obstruction offered by conductor in flow of current, ये क्या इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो ये क्या होता है, धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होती है उसी को हम प्रतिरोधक बोलते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधक एक तरह से प्रतिरोधक ही होता है ना। तो इट इज अ रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ कंडक्टर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक तरह से रेसिस्टेंस ही होता है, कब का, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का। मतलब वह चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो जो उसका प्रतिरोधक आता है उसी प्रतिरोधक को हम विशिष्ट प्रतिरोधक बोल रहे होते हैं। अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें बच्चों, ये पहला हो गया हमारा। अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, आपको पता है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम होती है, ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसकी एसआई यूनिट जो होती है बच्चों वो ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। आपने देखा इसकी ओम होती है केवल, और इसकी क्या होती है, ओम मीटर होती है। और
रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों, प्रतिरोधक जो होता है, आपने देखा था कि प्रतिरोधक जो होता है वो लंबाई पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। परंतु जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, देखो L बराबर 1 मीटर होता है और एरिया बराबर हमारे पास हमने पढ़ा रो बराबर R आ जाता है। तो देख रहे हो कि ये लंबाई और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको लिख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, है ना, लिख लीजिएगा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि ये चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप चौथा लिखना चाहें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यानी विमीय सूत्र, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिएगा और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, विमीय सूत्र। तो ये भी एक डिफरेंस बिटवीन में आपका बन जाएगा। तो आई थिंक आपको रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बिटवीन याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसे याद कर लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भैया रेसिस्टेंस जो होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस हम देखने वाले हैं। तो डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों, उसके लिए मैंने जब आपको ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के दौरान, मैंने बताया भी था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो होती है उसके दौरान मैंने ओम्स लॉ का जब डेरिवेशन किया था तो वहां पे हमारे पास V बाय I इज इक्वल टू आया था M बाय समथिंग M बाय N ई स्क्वायर, ऐसे टाइप का कुछ आया था। और वहां पे बोला भी गया था आपसे कि इस फॉर्मूले आपको रेसिस्टेंस का याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो वहां पे क्या आया था हमारे पास, R बराबर आया था ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और क्या था हमारे पास एरिया, ठीक है। ये हमारा वहां पे ऐसा ये फॉर्मूला आया था। R बराबर क्या आया था बच्चों, ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू एरिया। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बोला था याद करने के लिए क्योंकि इसकी मदद से हम बताएंगे कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। बोर्ड पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भैया जो रेसिस्टेंस होता है हमारा प्रतिरोधक होता है वह किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। कई बार रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का डिफरेंस पूछा गया है और कई बार ये आपसे पूछा गया है कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इनटू एरिया। तो आप खुद बताएंगे अभी मुझे। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले रेसिस्टेंस किसके डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख दीजिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। थोड़ा लैंग्वेज में लिखना कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड। यदि आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधक भी, चालक की यदि लंबाई को बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोधक भी बढ़ जाता है। ये आपको लिख लेना है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरिया नीचे साइड है। एरिया किधर साइड है, नीचे साइड है ना। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं आप यहाँ पे एरिया ऑफ, हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये हमने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, तो 10th में याद दिला दूं आपको, ये वाले फॉर्मूले से हम वहां लिखते थे, रो L बाई ए वाले फॉर्मूले से हम वहां लिखा करते थे। यहां हम इस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हमें लिखनी है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो हो जाएगा हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द एरिया इज इंक्रीज देन द रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो ये आपको लिख लेना है कि जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास, चालक का क्षेत्रफल होता है, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधक अपने आप क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो हमने बच्चों ये वाले को ले लिया, ये ले लिया। अब टाउ लेते हैं। टाउ मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखूंगी, है ना, दिखाता हूं। टेम्परेचर में कैसे डिपेंड करता है, तो देखो समझना ध्यान से। अगर हम इस वाले कंसेप्ट को बहुत ध्यान समझना, लिखना है क्योंकि आपको अपने से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा पानी को बॉईल करते हैं, जितना ज्यादा गर्म करते जाते हैं उतना बुलबुले फटाफट जल्दी जल्दी निकलते आते हैं। उसी तरह का कुछ होता है। उसी तरह का हम बता सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत तीव्र गति से चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का मोशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि हमने
टेम्परेचर को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी बढ़ा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा तीव्र गति से मोशन करने लगेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, टकराने में, कोलिजन का जो समय होगा वो बहुत कम होगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी एक तरह से हम बोल सकते हैं कम होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने पर वेलोसिटी ज्यादा होगी गधे। टेम्परेचर को बढ़ाने पर अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए हो तो मोशन जल्दी जल्दी करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि रेसिस्टेंस जो होता है ना, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे आप लोग कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन इट्स वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस देन द टाउ विल बी डिक्रीजेस। टाइम जो लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड। यानी याद क्या रखना है आपको, तापमान बढ़ाने पर जो प्रतिरोधक होता है वो बढ़ जाता है। जो बच्चे पेपर में ये बस लिख देंगे टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी और ये लिख देंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो जो प्रतिरोधक होता है वो बढ़ जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होगी। तो हमने लंबाई की डिपेंडेंसी देख ली, एरिया की डिपेंडेंसी देख ली और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देख ली कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का जो एरिया रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, ये भी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है, मास को देंगे नहीं। यन क्या होता है, यन हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन पर यूनिट एरिया। हमने क्या पढ़ा था, यन की जगह यन को हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस चीज पर भी ये डिपेंड करता है। तो आप एक और पॉइंट लिखेंगे यहां पर कि फोर्थ नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया नहीं बोलते बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिराइव किया था तो वहां यन को हमने बताया था, आप पेज पलटा के देखें, यन को हमने लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, यदि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हो पर यूनिट वॉल्यूम में, सो हमारे पास रेसिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोधक जो होगा बच्चों, वो डिक्रीज होगा। कैसा, क्या, जैसे अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो अगर आप एन को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। 3 पॉइंट्स हमने 10th क्लास में पढ़े थे कि भैया लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता जाता है। ये चौथा एक्स्ट्रा पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी पॉइंट को लिखने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ा कि एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पर यूनिट वॉल्यूम को आप बढ़ा देते हो, मतलब कि ये आयतन में, मतलब कि इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उस पर क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एन को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। यही था हमारा रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में। इस लेक्चर में हमने रेसिस्टेंस देखा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखा, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखा, और इस लेक्चर में हमने साथ साथ में ये भी देखा कि जो प्रतिरोधक होता है वह किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।